अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। पूरी दुनिया के 30% नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में पाए जाते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, यूरेनियम हो या हाइड्रो सोलर एनर्जी या फिर गैस और ऑयल के रिजर्व्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए भी अफ्रीका की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट क्यों है? अफ्रीका की 40% पॉपुलेशन शदीद गरीबी का शिकार है, लेकिन ऐसा क्यों है? इतना सब कुछ होने के बावजूद अफ्रीका आज सिर्फ गरीबी, भूख, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही क्यों जाना जाता है? आमतौर पर लोगों का यही ख्याल है कि इस सब की वजह वेस्टर्न कंट्रीज़ का अपने फ़ायदे के लिए अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करना और फिर अफ्रीकन लोगों में हाई लेवल करप्शन का होना है। मगर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अफ्रीका की जियोग्राफी का भी अफ्रीका की गरीबी में बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने अफ्रीका को इस हाल में पहुंचाया है। आप देख रहे हैं बेस्ट इन्फो चैनल और मेरा नाम राना उमर फारान है। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का अफ्रीका को इन हालात तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है। कई सौ साल तक अफ्रीका ब्रिटेन और फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा रहा, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अफ्रीका के बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। 19वीं सदी में अफ्रीका से फिज़िकली स्ट्रांग लोगों को ग़ुलाम बनाकर यूरोपियन कंट्रीज़ ले जाया जाता। इसी तरह वेस्टर्न पावर्स के बीच अफ्रीका को कंट्रोल करने की हमेशा से ही एक टसल रही है। अफ्रीका के डायमंड और गोल्ड के रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए हज़ारों अफ्रीकन लोगों को ग़ुलाम बनाया गया। कितने ही लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये काम वेस्टर्न पावर्स कैसे करती हैं, इस पर एक हॉलीवुड मूवी ब्लड डायमंड आप लोग ज़रूर देखें। तो नो डाउट अफ्रीका को इस हाल में पहुंचाने में वेस्टर्न पावर्स का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये एक्सप्लॉयटेशन तो ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत से सब कॉन्टिनेंट में भी की, सिंगापुर में भी की, मगर ये सारे कंट्रीज़ आज अफ्रीका से बेहतर हालत में हैं। और यहीं पर आती है अफ्रीका की जियोग्राफिक प्रॉब्लम्स। किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के लिए कोस्ट लाइन बहुत ज़रूरी होती है। दुनिया का 80% ट्रेड समंदरों के थ्रू होता है। कोस्ट लाइन असल में ज़मीन के उस हिस्से को कहा जाता है जो समंदर के साथ होता है। अब मैप में तो अफ्रीका की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी मालूम होती है, क्योंकि तकरीबन हर साइड से इसे समंदर लगता है, मगर अनफॉर्चुनेटली अफ्रीका की मेजॉरिटी कोस्ट लाइन इस काबिल नहीं कि यहाँ पर सी पोर्ट्स बनाए जा सकें, और इसीलिए इस कोस्ट लाइन का बहुत थोड़ा एरिया सी ट्रेड से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ यूरोप अफ्रीका से छोटा है, मगर इसकी कोस्ट लाइन अफ्रीका से ज़्यादा है, और इसीलिए दुनिया का 40% सी ट्रेड यूरोप कंट्रोल करता है। इसी तरह सवाए रिवर नाइल के अफ्रीका का बाकी और कोई दरिया इतना खुला नहीं कि इसमें बड़ी कार्गो शिप्स चल सकें। इसी लिमिटेशन की वजह से अफ्रीका में ट्रेड करना हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। एक और चीज़ जिसने अफ्रीका को फाइनली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है समुद्री लुटेरे, जिन्हें हम इंग्लिश में पायरेट्स भी कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये सारा एरिया कार्गो और कमर्शियल शिप्स के लिए शायद दुनिया में सबसे खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर सोमाली पायरेट्स हैं जो यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स और दूसरी कमर्शियल शिप्स पर अटैक करते रहते हैं। और इसीलिए इधर जिबौटी में बहुत से कंट्रीज़ ने अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हुई हैं ताकि इस सारे रूट को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन बाकी के इस सारे ईस्टर्न अफ्रीका में किसी पावरफुल कंट्री की बेस नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर पायरेट्स का बहुत कंट्रोल है। इसी तरह वेस्टर्न अफ्रीका भी समुद्री लुटेरों की वजह से यहाँ से गुजरने वाली शिप्स के लिए एक डेंजरस पॉइंट बना हुआ है। अक्टूबर 2013 में नाइजीरिया के पास समुद्री डाकुओं ने एक ऑयल टैंकर पर अटैक किया और उसके सारे अमेरिकन स्टाफ को किडनैप कर लिया, सारे ऑयल बैरल्स को लूट लिया और फिर अपनी डिमांड्स मनवा कर ही इस शिप के स्टाफ को छोड़ा। इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात इस सारे एरिया में होते रहते हैं, जिनकी वजह से ज़्यादातर कंट्रीज़ अफ्रीका के इस सारे रूट को अवॉइड करते हैं और नतीजतन अफ्रीका को बहुत सी ज़बरदस्त ट्रेड अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ता है। इसी तरह अफ्रीका की नादरन साइड गर्म और खुश्क है और यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। इसी नादरन साइड पर सहारा डेजर्ट है जो कि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, और इस सारे एरिया में ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है।
दूसरी तरफ अगर हम साउथ की तरफ आएँ तो यहाँ लश ग्रीन जंगल हैं, बारिश है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। तो अफ्रीका के नादर्न और सदर्न साइड के बीच एक टसल सी रहती है और इसकी बड़ी वजह ये बॉर्डर्स हैं जो ब्रिटिश अम्पायर और फ्रेंच अम्पायर ने 19वीं सदी में डिसाइड किए थे। ब्रिटिश अम्पायर ने ऐसे ही बॉर्डर्स मिडल ईस्ट में बनाए जिनकी वजह से आज तक वहां पर पीस नहीं हो सका। इस सारे इशू को बड़ी डिटेल से हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे वेस्टर्न पावर ने अपने फ़ायदे के लिए ऑटमन अम्पायर का बंटवारा किया और इसके नताइज मिडल ईस्ट आज तक भुगत रहा है और ऐसा ही कुछ अफ्रीका के साथ भी हुआ है। इन बॉर्डर्स को डिसाइड करते वक्त लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर का ख्याल नहीं रखा गया, जिससे अफ्रीका पिछले 60 सालों से किसी न किसी सिविल वार का शिकार रहा है। लेकिन इसी अफ्रीका में एक कंट्री है जो अपना मुकद्दर बदल रहा है और वो है बोट्सवाना। बोट्सवाना आज अफ्रीका का सबसे अमीर कंट्री है। बोट्सवाना भी बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह 1967 में ही ब्रिटिश की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, मगर आज जहां बाकी अफ्रीका शदीद गरीबी का शिकार है, वहीं बोट्सवाना पर कैपिटा इनकम मैक्सिको और कोस्टारिका के बराबर है। बोट्सवाना ने ये सब कैसे अचीव किया, ये हम बहुत जल्द एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अफ्रीका के लोगों को बोट्सवाना को एग्जाम्पल बनाना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि कोई बाहर से आकर उनके हालात नहीं ठीक करेगा और चीज़ें इन्हें खुद अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। अभी रिसेंटली चाइना और रशिया के अफ्रीका में आने से बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं और जियोपॉलिटिकली अफ्रीका का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट बनने वाला है और इस पर भी बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का हाथ ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।